स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पीएम सर के फॉरेन कंट्रीज के विजिट के पर्सपेक्टिव से हैं। 5 कंट्रीज के विजिट के लिए गए हैं। उसी दौरान में ब्राज़ील के वहाँ पे ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो भी अटेंड किया जाएगा। तो आप देखिए कि फर्स्ट जो कंट्री है वो घाना है। घाना जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है। अगर आपको घाना का लोकेशन नहीं पता है तो अपने एटलास से इसको ज़रूर से देखना। इन्वायरमेंटल रीजन्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका के अंदर में कौन कौन से इन्वायरमेंटल रीजन हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर पूछता है। तो स्टूडेंट्स, घाना के वहाँ पे पहुँचने के बाद में उन्होंने ब्रिक्स का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कशन किया। ब्रिक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग में ब्रिक्स का किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। इमर्जिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना, ग्लोबल साउथ का जो डिमांड है, ग्लोबल साउथ का जो एस्पिरेशन है उनको यहाँ पे फुलफ़िल करना, तो उसके रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंस को यहाँ पे बताया है वो गया। तो ब्रिक्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक बार हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो नई इमर्जिंग कंट्रीज़ के बारे में जब उनके द्वारा मेंशन किया गया तो उनका जो इशारा है वो बेसिकली अर्जेंटीना की तरफ था। अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया था ब्रिक्स की मेंबरशिप के रिगार्डिंग में, बट वहाँ पे पॉलिटिकल पावर चेंज होती है। नए पर्सन जब पावर के अंदर में आते हैं तो उनके द्वारा उसको डिनाई कर दिया जाता है कि जिन ग्रुप्स के अंदर में चाइना और रसिया के जो कंट्रीज हैं वो उसके पार्ट हैं, तो उसको उनको उनके द्वारा नहीं ज्वाइन किया जाएगा। अर्जेंटीना के वहाँ पे भी विजिट रहेगा पीएम सर का इसी टूर के दौरान में। तो ब्रिक्स का आप देखिए कि जब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था तो उस समय में जो ट्राइलेटरल प्लेटफॉर्म्स है वो एग्जिस्ट किया करते थे, जैसे कि रसिया, इंडिया और चाइना का प्लेटफॉर्म है। उन सभी के एक्सटेंशन के रूप से इसको 2009 के समय सेटअप किया जाता है ब्रिक के रूप से। साउथ अफ्रीका है वो 2011 के समय इसको ज्वाइन करता है। 2011 के ज्वाइन के बाद में इसको इमर्जिंग जो कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसके प्लेटफॉर्म के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। इसका एक इम्पोर्टेंट समिट होता है 2014-15 के समय में। उस दौरान में ब्रिक्स अपना जो बैंक है उसको भी सेटअप करता है। बैंक का जो नाम है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इस ब्रिक्स का जो यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चाइना के अंदर में 2 सिटी हैं। एक तो आप देखिए कि संगाई है, एक यहाँ पे बीजिंग है। तो चाइना के अंदर में 2 इम्पोर्टेंट बैंक्स भी हैं। यूपीएससी ने 2019 के समय ये क्वेश्चन पूछा था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो चाइना के द्वारा ही इनिशिएट किया गया। इंडिया भी आप देखिए किसका पार्ट है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के वहाँ पे सिचुएटेड है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, एक ही साथ में बी को कनेक्ट करना। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का यहाँ पे बैंक है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो संगाई के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये चाइना की 2 इम्पोर्टेंट सिटी जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे सेटअप किया गया है। बाद में ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड करने के बारे में कहा गया कि अदर कंट्रीज़ को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। तो अब जब नई कंट्रीज़ को ऐड किया गया है तो उसको ब्रिक्स प्लस का जो नाम है वो दिया गया है। कौन कौन से कंट्री हैं जिनको यहाँ पे मेंबरशिप दे दी गई है, तो मेंबरशिप अभी आप देखिए कि इजिप्ट को दिया गया है। इजिप्ट ने मेंबरशिप को ज्वाइन भी किया है। इजिप्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? इजिप्ट है आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का वो पार्ट जो कम्प्लीटली सारा डेजर्ट का जो इन्वायरमेंटल रीजन है उसके अंडर में उसको कवर किया करते हैं। इजिप्ट के अंडर ही स्वेज कैनाल है जिसके थ्रू रेड सी के साथ में मेडिटेरियन को कनेक्ट करते हुए जो ट्रेड है वो पास किया करता है। तो इजिप्ट के बाद में फिर आप देखिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो कंट्री है इथोपिया, उसको भी यहाँ पे मेंबरशिप दिया गया। इंडोनेशिया को जो मेंबरशिप है वो दिया गया है यहाँ पे। इंडोनेशिया के बाद में स्टूडेंट्स यूनाइटेड अरब अमीरात है। यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा ईरान है। अब आप देखिए कि सऊदी अरेबिया को भी इनवाइट किया गया, बट अभी उन्होंने ऑफिशियली इसको ज्वाइन है वो नहीं किया है। कुछ और कंट्रीज़ का भी डिमांड है। सऊदी अरेबिया के अलावा अर्जेंटीना को यहाँ पे इनवाइट किया गया था, उनके द्वारा भी ऑफिशियली इसको नहीं ज्वाइन किया गया। उनके द्वारा तो एग्जिट ही कर लिया गया। तो ब्रिक्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं वो कितना परसेंट पॉपुलेशन, कितना परसेंट ग्लोबल जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेंस के पेपर के अंदर में तो आप उसी डाटा को कोट करोगे। यहाँ पे आप देखिए कि मेंबर्स के बारे में आप नहीं बता सकते हो मेंस के आंसर के अंदर में,
ये प्रीलिम्स के बेसिस पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मेंस के रिगार्डिंग में तो आप यही जो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस है कि मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर को यहाँ पे सेटअप करता है, बैलेंस को क्रिएट करता है, और आप देखिए कि जो नई कंट्री हैं उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि अर्लियर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने न्यू मेंबर्स को ऐड नहीं किया, समय के साथ में जो न्यू मेंबर्स को नए प्लेटफॉर्म का डिमांड था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे घाना के बारे में भी मेंशन है। घाना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है गल्फ ऑफ गिनिया के नियर बाई एरिया के अंदर में, वहाँ पे घाना है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए इस तरीके से अफ्रीका है, और अफ्रीका का इस तरीके से जो टर्न एरिया है, ये जो गल्फ ऑफ गिनिया का एरिया है, इसको भी हम इन्वायरमेंटल रीजन के पर्सपेक्टिव से जब रीड करते हैं तो इसको अपर गिनिया एंड लोअर गिनिया के रूप से डिवाइड किया करते हैं। अपर गिनिया और लोअर गिनिया का जो रीजन है, ये गल्फ ऑफ गिनिया का जो रीजन है, यहाँ पे इक्विटोरियल क्लाइमेट कंडीशन आपको मिलेगा। इक्विटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है, जो थ्रू आउट द ईयर वार्म कंडीशन होता है, थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे बारिश हुआ करता है, और आप देखें कि लोड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसी एरिया में आपको मिलेगा। और बायोडाइवर्सिटी मिलेगा तो काफ़ी सारा जो डिजीज़ के आउटब्रेक होता है वो भी इक्वेटोरियल रीजन के आसपास, जहाँ से इक्वेटर पास करता है, उसी एरिया के अंदर में इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर आपको मिला करता है। काफ़ी सारे वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनका आउटब्रेक होना। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो सपोज कीजिए यहाँ पे जो घाना है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए यहाँ पे घाना सिचुएटेड है। घाना का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे आपको आइवोरी कोस्ट नाम का कंट्री है, और ये जो बोथ कंट्रीज हैं, घाना और आइवोरी कोस्ट हैं, ये बोथ कंट्रीज आप देखिए कि अगर हम चॉकलेट के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में जो कोक, यहाँ पे कोक है, उसके प्रोडक्शन का आप देखें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों एरियाज़ हैं, जहाँ से मोर देन 70-80% का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। अगर हम बात करें इसके, आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो नाम का जो कंट्री, जिन्होंने इकोवास नाम का जो एक ग्रुप है वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स का, उसको भी एग्जिट किया है। घाना भी इकोवास का पार्ट है। घाना किसका पार्ट है स्टूडेंट्स? इकोवास। इकोवास क्या है? इकोवास है बेसिकली इकोनॉमिकल कम्युनिटी है वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स का, कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे वो अपना एक ट्रेड को कैरी आउट कर सकें। कब ये सेटअप हुआ था इकोवास जो है? 1975 के समय ये सेटअप हुआ। किसके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया? नाइजीरिया के द्वारा इसको मेनली इनिशिएट किया गया था कि इसको बेसिकली सेटअप किया जाए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लागोस नाम का जो सिटी है जो कि नाइजीरिया के वहाँ पे है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। क्या रिसेंटली जो इकोवास है, इकोनॉमिकल जो कम्युनिटी है वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स का, वो न्यूज़ के अंदर में था? यस स्टूडेंट, 3 कंट्रीज ऐसे हैं, एक बुर्किना फासो है, एक माली है, और एक नाइजर है। कौन कौन से कंट्री हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ घाना के अंदर में हैं? बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के अलावा स्टूडेंट्स माली है और नाइजर हैं। बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन कंट्रीज के द्वारा इस इकोवास से एग्जिट है वो किया गया है, एग्जिट कर लिया गया। कि यहाँ पे अब देखो 3 कंट्रीज को हमने मेंशन किया। नाइजर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसी रीजन से एक नाइजर नाम का जो रिवर है वो फ्लो करता है, और मेनली रिवर वैसे नाइजर नाम का जो कंट्री है उससे भी फ्लो होता है उसका, बट मेनली जो वाटर उसका जो आपको मेल डोमिनेटेड जो कंट्री है वो आप देखिए कि नाइजीरिया है। नाइजीरिया के अंदर में उसका मेनली फ्लो आपको मिलेगा, और भी कंट्रीज में अपना एरिया शेयर करती है। तो ये तो हमने यहाँ पे घाना के बारे में देखा। घाना का विजिट से हमारे पीएम सर को जो हाईएस्ट उनका ओनर है वो अनाउंस किया गया है। घाना का एस्पिरेशन क्या है? यहाँ पे एस्पिरेशन है कि घाना को एज ए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का जो हब है वो बना दिया जाए। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का जो हब है उसके अंदर में इंडिया उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। वैसे तो आप देखिए कि हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस काफ़ी बार रेज होते हैं, बट इंडिया कंटिन्यूस फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो कैरी आउट करता है। जब अगर हम बात करें कोविड-19 का जो फर्स्ट आप देखिए कि वेव का आउटब्रेक हुआ था, तो उस दौरान में HCQ नाम का एक टैबलेट था जो इंडिया के द्वारा मैक्सिमम कंट्रीज, इवन द आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी सप्लाई किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड वेव के समय जब वैक्सीन डेवलप हो चुका था, तो इंडिया ने वैक्सीन डिप्लोमेसी को यूज करते हुए, वैक्सीन मैत्री है उसको यूज करते हुए, मैक्सिमम कंट्रीज जो बना नहीं सकते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग को नहीं कर सकते हैं, उनको वैक्सीन का सप्लाई है वो किया था।
अब यहाँ पे घाना का भी डिमांड यही है कि इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड करे जिससे कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के रूप से वो हब के रूप से वहाँ पे सेटअप हो सकें। ग्लोबल साउथ का आप देखिए कि एक सिंबल है, इंडिया इस तरीके से अपना आउटरीच को कैरी आउट करता है इन कंट्रीज के साथ में। इकोनॉमिकल एंड जो यहाँ पे वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स हैं, इकोनॉमिकल कम्युनिटी है, उसका भी ये पार्ट है और अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि इंडिया तो अफ्रीकन यूनियन का ऑलरेडी एंडोर्सर रहा है, उसको एंडोर्स करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर में जब G20 का मीटिंग हुआ था तो अफ्रीकन यूनियन को एज ए मेंबर के रूप से इंडिया का ही रिजोल्यूशन था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है अफ्रीकन यूनियन का? आपने एडिस अबाबा नाम का जो सिटी सुना होगा, एडिस अबाबा, जो कि इथोपिया के वहाँ पे है, तो उस कंट्री के अंदर में, सॉरी उस सिटी के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, वो सिचुएटेड है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है जो 2015 के समय दिल्ली के अंदर कनेक्ट हुआ था, उससे पहले 2009 के समय कंडक्ट हुआ था। तो आने वाले समय के अंदर भी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है जो मैक्सिमम अफ्रीकन स्टेट के जो लीडर्स हैं उनको इंडिया इनवाइट करता है, उनके साथ में डिस्कशन को कैरी आउट करता है। तो ये हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे घाना के बारे में देखा। अब हम स्टूडेंट्स एक बार जो 2-3 रीजन्स हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में, जो इन्वायरमेंटल रीजन है, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी का आप प्रिपरेशन करते हो। अफ्रीका में आप देखिए कि जो कंप्लीट नॉर्दर्न पार्ट है जिसमें हम मोरक्को है, अल्जीरिया है, इन कंट्रीज़ को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंटल रीजन रहेगा? क्योंकि मेडिटेरियन है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, यहाँ पे आप देखिए कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है वो पास करती है, फिर उन यूरोप का जो आइबेरियन पेनिनसुला है जहाँ पे पुर्तगाल एंड स्पेन है वो सिचुएटेड है। तो ये जो रीजन है जो मेडिटेरियन के साथ में एरिया शेयर करता है, इसके अंदर में स्टूडेंट्स एक तो है मोरक्को, मोरक्को के अलावा अल्जीरिया नाम का जो कंट्री है। फिर आप देखिए कि ट्रॉपिकल डेजर्ट का जो कंप्लीट एग्जांपल है सहारा, वन काइंड ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट है, उसके अंदर में कुछ कंट्री हैं जिसमें इजिप्ट भी पार्ट है, वेस्टर्न सहारा जो कंट्री है वो भी इसका पार्ट है। फिर एक इन्वायरमेंटल रीजन है जिसको कि हम यहाँ पे साहिल रीजन के नाम से जानते हैं, जो आप देखिए कि आने वाले समय के अंदर डेजर्ट के रूप से कन्वर्ट हो सकता है। यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है क्लाइमेट, नॉट क्लाइमेट चेंज, कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी यहाँ पे ग्रीन वॉल को डेवलप करता है साहिल के रीजन के अंदर में, जिससे इसको डेजर्ट है वो ना बनाया जाए। साहिल के रीजन के अंदर में, जिसको सब सारा रीजन भी बोलते हैं, कि इसका पोटेंशियल है कि ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, इसको बचाना है। तो यहाँ पे कौन कौन से कंट्री हैं? यहाँ पे माली है, नाइजर है, चैड है, मोरिटियाना नाम का जो कंट्री है वो भी इसका ही पार्ट है। फिर आप देखिए कि ये जो बैंड है जो वहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया है, तो इसका अपर गिनिया एंड लोअर गिनिया का पार्ट है। अपर गिनिया एंड लोअर गिनिया बोथ कंट्रीज का इंक्लूडेड जो रीजन है, इसको हम इक्वेटोरियल रीजन के रूप से कंसिडर करते हैं। फिर स्टूडेंट्स कोंगो भी है, कोंगो का एरिया है इसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर में, जो कोंगो बेसिन है वो भी एक इन्वायरमेंटल रीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमने अफ्रीका के बारे में देखा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में मेडिटेरियन है, फिर स्टूडेंट्स सहारा रीजन है, सहारा रीजन की कुछ कंट्रीज हैं, वेस्टर्न सहारा, इजिप्ट कम्प्लीटली इसका पार्ट है जहाँ पे डेजर्ट कंडीशन है। फिर सेमी डेजर्ट कंडीशन पोटेंशियल है कि वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, वो है साहिल का रीजन, साहिल रीजन में कुछ कंट्री हैं, और फिर गिनिया का पार्ट है, और इक्वेटोरियल कंडीशन जहाँ पे हैं। अब आप देखिए कि जब इसके मीटिंग के बाद में पीएम सर, यहाँ से डिस्कशन के बाद में पीएम सर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के वहाँ पे जाएंगे, उनके लीडर्स के द्वारा भी पीएम सर को हाईएस्ट ऑनर है वो अनाउंस किया गया है। आइलैंड कंट्री है, कैरेबियन जो नेशंस है उसका पार्ट है, और कहाँ पे सिचुएटेड है? जस्ट नॉर्थ ऑफ द लैटिन अमेरिका की जो कंट्री हैं, वेनेजुएला है, गुयाना नाम का जो कंट्री है, उनके नॉर्थ के अंदर में वो सिचुएटेड है। और ट्रिनिडाड एक अलग से आइलैंड है, टोबैगो जो है वो अलग से आइलैंड है। इंडियन कम्युनिटी भी रहा करती है। ये वो कंट्री है जहाँ पे इंडियंस को एज ए लेबरर के रूप से ले जाया गया था, और वहाँ पे प्लांटेशन वर्क के अंदर में उनका इंगेजमेंट था कॉलोनियल एरा के समय में। इन कंट्रीज़ को हम किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? गिरमिटिया कंट्रीज। इनको गिरमिटिया कंट्रीज बोला करते हैं, जहाँ पे लेबर के रूप से इंडियंस को ले जाया गया। इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में भी मॉरिशस इसका पार्ट है। मॉरिशस आप देखिए किसी का एग्जाम्पल है गिरमिटिया कंट्रीज का। तो ये हमने यहाँ पे रीड किया। फिर पीएम सर ब्राज़ीलिया के वहाँ पे जाएंगे ब्राज़ील के मीटिंग के दौरान में, और
अर्जेंटीना के साथ में डिस्कशन रहेगा, अदर कंट्रीज हैं उनसे भी साइडलाइन के अंदर में बायलैटरल रिलेशन को कैरी आउट किया जाएगा। और वापस से रिटर्न करते हुए नामीबिया के लिए विजिट करेंगे, क्योंकि नामीबिया के जो कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट के जो लीडर हैं उनका डेथ हुआ था, तो उन्हीं का आप देखें कि उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे एंगेजमेंट रहेगा। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है नामीबिया भी, बट सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे है। और किसके लिए फेमस है? चीताज के लिए फेमस है, वो भी डेजर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नामीब डेजर्ट है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्वेड के जो कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा वहाँ पे प्रपोजल रखा गया पहलगाम टेरर अटैक के बारे में। तो वहाँ पे आप देखिए कि सभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो 4 कंट्रीज हैं क्वेड के, उनके द्वारा उसको रिजोल्यूशन को प्रपोज किया गया है, उसको एंडोर्स किया गया है कि पहलगाम टेरर अटैक के जो भी पर्सनस हैं जो इसके अंदर में इन्वॉल्व थे, जस्टिस को आप देखिए कि सर्व करने का ज़रूरत है, उनको यहाँ पे कन्विक्ट करने का ज़रूरत है, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या उनसे सिंपैथी रखने वाले जो इंडिविजुअल टेररिस्ट पर्सनस हों। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में रिजोल्यूशन को प्रपोज किया जाए पहलगाम टेरर अटैक के पर्सपेक्टिव से। पहलगाम वैसे आप देखिए कि हमारे टूरिस्ट गए थे वहाँ पे, तो किसके लिए फेमस है? आप देखिए कि पहलगाम बेसिकली एक तो हिली एरिया में है और वहाँ पे मिडोज का फॉर्मेशन होता है कि जैसे स्विट्ज़रलैंड के अंदर में जो कंडीशन होती है, आपने स्विट्ज़रलैंड के सेटलमेंट्स अगर आपने देखे हों तो आप देखिए कि वहाँ पे ग्रासलैंड का एक टोपोग्राफी डेवलप होता है और उसके अंदर में लेक का क्रिएशन रहेगा। तो ये जो ऐसा जो टोपोग्राफी है या सेटलमेंट का जो प्रोसेस है जिसको कि हम मिडोज के नाम से जानते हैं, और इसी वजह से आप देखिए कि पहलगाम को इंडिया का जो स्विट्ज़रलैंड भी कंसिडर करते हैं या स्विट्ज़रलैंड ऑफ सदर्न स्टेट्स भी, सदर्न जो कंट्रीज हैं वैसे भी कंसिडर किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रिजोल्यूशन जो क्वेड के कंट्रीज के द्वारा डिस्कस किया गया वो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के कंडीशंस के बारे में भी है। वहाँ पे आप देखिए कि कुछ आइलैंड्स हैं जो चाइना और जापान का वहाँ पे डिस्प्यूट है उन आइलैंड्स के रिगार्डिंग में। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जो कनेक्ट करने वाला वाटर बॉडी है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आप मैप के अंदर में देखना, ताइवान स्ट्रेट है। ताइवान स्टेट वहाँ पे कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी को सदर्न चाइना सी के साथ में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन क्वेड के मेंबर्स के बारे में। फिर जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में मिलिटेंसी के जो विक्टिम हैं उनको यहाँ पे जस्टिस देने का ज़रूरत है। उस समय जो भी लोग मिलिटेंसी के अंदर में इन्वॉल्व थे मास लेवल के ऊपर में, जो वहाँ पे टारगेटेड किलिंग किया गया था, तो उनको आप देखिए कि यहाँ पे जो कन्विक्ट किया जा सके उसके रिगार्डिंग में एक स्पेशल यहाँ पे जो सेल है उनके द्वारा केसेस को रीओपन करने का डिस्कशन है वो किया गया। 90s के समय में आप देखिए कि जो मिलिटेंसी का जो दौर है वो रहा था, वन काइंड ऑफ टेररिज्म ही आप उसको कंसीडर कर सकते हो। बेसिकली मिलिटेंसी तो आप देखिए कि वर्ड को यूज किया जाता था, वेस्टर्न कंट्रीज बेसिकली वहाँ यूज करते थे और उसको गुड फॉर्म ऑफ टेररिज्म के रूप से वो बताया करते थे कि वो तो उनका खुद का स्ट्रगल है, इस तरीके से यूज किया करते थे। तो 90s के समय के बारे में था। अब आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? आपको आर्टिकल 311 के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 311 क्या है? 311 के अंदर में बताया करते हैं कोई भी गवर्नमेंट सर्विस उससे उसको यहाँ पे जॉब से रिमूव किया जा सकता है अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। ऐसे ही कुछ लोगों को आप देखिए कि रिमूव भी किया गया है पिछले कुछ समय के अंदर में। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको जो वहाँ पे टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करते हैं। जो भी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ के लोगों का इकोनॉमी स्टेबिलिटी के अंदर में आए। तो कंटिन्यूस ऐसे यहाँ पे आप देखिए कि पहलगाम के अंदर में जो इंसिडेंट हुआ ऐसा उनके द्वारा कोशिश किया गया कि अगर स्टेबलाइज सिचुएशन वहाँ पे डेवलप होगा तो लोग आप देखिए कि फिर उनको रेडिकलाइज करना, लोगों को उनके जो राह से भटकाना इजी है वो नहीं रहेगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से फिर से यहाँ पे डेवलपमेंट है। अमरनाथ का जो रिलीजियस यात्रा हुआ करता है गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जो रिलीजियस टूरिस्ट है उनका फ़ोटो को शो किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद में जो वहाँ पे खीर भवानी एक टेम्पल है उसका आप देखिए कि वहाँ पे हिंदूज पर्सन वहाँ पे मिला करते हैं। माता खीर भवानी का जो मेला लगता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, स्पेशली जो कश्मीर का जो पार्ट है
तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो विजिट किए थे, और अब उसके बाद में पहलगाम के बाद में अमरनाथ यात्रा है उसके लिए गए हैं। सिक्योरिटी हमारी फोर्सेज हैं जो कंटिन्यूस यहाँ पे अपना जो आप देखिए ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्मेंस के अंदर में होंगे। नेक्स्ट आप अगर हम बात करें कर्नाटका के बारे में है, कर्नाटका का पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, एग्जाम के लिए हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बट वहाँ पे बस ये बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में जो टसल है, एस्पिरेशन हुआ करता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में 2-3 पावर सेंटर्स होते हैं। कोई भी टॉप लीडरशिप है वो भी कोशिश करता है कि 2-3 पावर सेंटर रहें, एक दूसरे के साथ में उसको बैलेंस किया जा सके, एक दूसरे को साथ में काउंटर किया जा सके, जो हम इंडिया और पाकिस्तान की रिगार्डिंग में भी देखते हैं। कुछ बुक्स के अंदर में मेंशन किया जाता है कि पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन है वो इनिशियली प्लान नहीं था, मुस्लिम लीग का डिमांड था, बट आप देखिए कि इनिशियली प्लान नहीं था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का, पर फिर बाद में वेस्टर्न पावर्स को लगा कि इंडिया, अगर आप देखिए कि एक तो लार्जर एरिया है, एरिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लार्जर है, पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वेस्टर्न पावर्स को ही चैलेंज के रूप से डेवलप हो सके, तो एक बैलेंस के रिगार्डिंग में एक नया स्टेट है वो बनाया गया, उसको इस तरीके से आप देखिए कि उनके ऊपर डिपेंड रखा गया है कि जिसको अपना एस्पिरेशन के रिगार्डिंग में यूज़ किया कर सकते हैं, और काफ़ी बार एंटी इंडिया भी उसको यूज़ किया गया है काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा अपनी एस्पिरेशन को फुलफ़िल करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाई कोर्ट डेट सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में है। आप देखिए कि 13 दिसंबर का वो दिन था जब 2001 के समय हमारे पार्लियामेंट के अंदर अटैक हुआ था, तो उसी के आप देखिए कि एनिवर्सरी की दिन था 13 दिसंबर के अंदर में कुछ 2 पर्सन हैं जो कि पार्लियामेंट का जो गैलरी का एरिया होता है जहाँ पे विजिट के लिए अलाउ किया जाता है सिविलियंस को, उस एरिया के अंदर में वो कुछ यहाँ पे फायर क्रैकर्स ऐसे लेके पहुंचे थे, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में, इस तरीके के सिचुएशन के पर्सपेक्टिव से उनको बेल है वो ग्रांट किया गया है। स्टूडेंट 13 दिसंबर आप देखें कि वो दिन है 2001 का, ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनसे कंटिन्यूस क्वेश्चन भी किए होंगे कि क्या रीजन था उनके बिहाइंड में, क्या उनका मेन वहाँ पे ऑब्जेक्टिव था। बट अगर हम 2001 के अटैक के बारे में बात करें तो हमारे कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को लेट डाउन किया था, लाइफ को आप देखें कि अपना जो प्राण है वो न्यौछावर किए थे उस दौरान में। एक तो आप देखिए कि जेपी यादव हैं जो उस समय उनको फिर जो हाईएस्ट, जो पीस के समय जो हाईएस्ट ऑनर हुआ करता है वो दिया गया था, उनका जिस तरीके से टेररिस्ट को पार्लियामेंट के अंदर में एंटर करने से जो रोका गया। फिर एक सीआरपीएफ के ऑफिशियल थे कमलेश कुमारी, उनको भी अशोक चक्र है वो दिया गया है, पीस के समय का हाईएस्ट ऑनर है, और उन्होंने हमारे उस समय एमपीज हैं, पॉलिटिशियंस उनको बचाया अपना लाइफ को लेट डाउन करते हुए। जैसे मोहम्मद है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, जैसे मोहम्मद जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उस अटैक का। नेक्स्ट आप देखिए कि कस्टोडियल डेथ के बारे में है, और हमारा पुलिस का जो अनसेंसिटिविटी है उसके बारे में ये शो करता है कि पुलिस कैसे यहाँ पे स्पेशली वल्नरेबल जो सेक्शन है, जो हमारा शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, इसके अलावा आप देखिए कि जो वुमेन हैं, तो इनके अगेंस्ट में कैसे जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो देखने के लिए मिलता है। यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर, क्या इंडिया के द्वारा इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया गया है? स्टूडेंट्स, इसको जो रेटिफाई है वो इंडिया ने नहीं किया है, साइन जरूर से किया है यूनाइटेड नेशन का जो टॉर्चर के अगेंस्ट में कन्वेंशन है। कस्टोडियल डेथ स्टिल हमारी पुलिस फोर्सेज के लिए आप देखिए कि वन काइंड ऑफ कंसर्न है कि कैसे यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। अभी तमिलनाडु का एक केस सामने आया है कि जहाँ पे कस्टोडियल डेथ की वजह से एक पर्सन है उसका डेथ हो गया, वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया था। तो आप देखिए कि पुलिस का ब्रूटिलिटी का ये बेसिकली यहाँ पे वन काइंड ऑफ एग्जांपल है। क्या पुलिस पर्सनल्स को हम डेथ के रिगार्डिंग में कन्विक्ट कर पाते हैं? तो बहुत ही कम केसेस सामने आए हैं कि जहाँ पे 3 या 4 ऐसे पुलिस पर्सनल्स हैं जिनको कि इस तरीके से ब्रूटिलिटी के रिगार्डिंग में उनको कन्विक्ट है वो किया गया हो। तो जब पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में जब हम रीड करते हैं, हमारे प्रकाश सिंह जो पर्सन हैं जिनके द्वारा केस भी आप देखिए कि फाइल किए गए हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो पुलिस रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग उनकी काफ़ी सारी पेटिशन एंड राइटिंग हुआ करती हैं। तो पुलिस रिफॉर्म का आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुलिस के जो कंसर्न्स हैं कि अनसेंसिटिव है, लोगों के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है, सम काइंड ऑफ लोड्स ऑफ यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी हैं, वेपन्स हैं जो आउटडेटेड हैं, जो 26/11 के समय हमने देखा था, जब इनिशियली पुलिस फोर्सेज के द्वारा ही आप देखिए उन टेररिस्ट को डील करना पड़ा था, तो उस समय जो प्रॉपर जो जिस तरीके के मॉडर्न वेपन्स का रिक्वायरमेंट था वो पुलिस पर्सनल्स के पास में नहीं थे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिग इकोनॉमी के बारे में है, गिग वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से हैं। तो आप देखिए गिग वर्कर कौन हुआ करते हैं, जो यहाँ पे जो फॉर्मल जो आप देखिए कि रिलेशन है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो रिलेशन है उसके आउटसाइड के अंदर में जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हुआ करते हैं जिनको कि हम गिग वर्कर्स के रूप से कंसिडर करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर में आने वाले समय के अंदर में 23.5 मिलियन के आसपास गिग वर्कर्स क्रिएट हो सकते हैं 2030 तक, ऐसा पोटेंशियल बताया गया है। ये तो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो जॉब्स हैं 20 ईयर बैक के अंदर में नहीं हुआ करती थी। 2005-4 के समय में डिलीवरी सिस्टम है, लोगों का इस तरीके से फूड को डिलीवर करना, ये सब जॉब हैं वो नहीं हुआ करती थी। और अब आप देखिए कि जॉब का जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूस चेंज हुआ है। 23.5 मिलियन लोग हैं वो इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 2030 तक। तो क्या इनको यहाँ पे जो हमारे प्रॉपर लेबर डाटाज हैं, लेबर जो यहाँ पे जो उनका सिक्योरिटी जो अवेलेबल रहेगा उसका पार्ट के अंदर में कंसीडर करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स राजस्थान स्टेट के द्वारा तो इनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करने का, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने का भी एक प्रपोजल है वो लाया गया था राजस्थान स्टेट का जो अर्लियर गवर्नमेंट है उनके द्वारा। फिर आप देखिए कि गिग वर्कर्स के रिगार्डिंग में बजट के अंदर में अनाउंस किया गया था कि इनको ये यहाँ पे कंसिडर करते हुए जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा। बट हमारा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है उसके अंदर में इनको नहीं कैलकुलेट किया गया है। ई श्रम पोर्टल है, जो सोशल सिक्योरिटी का कोड थे, जो लेबर कोड है उसमें भी कंसिडर कर दिया गया। आने वाले समय में हो सकता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर में जो मोस्पी नाम का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो इसको रिलीज करता है, वो हो सकता है आने वाले समय के अंदर इसको कंसिडर करे। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़, क्या यहाँ पे ज़रूरत है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का क्यूएस रैंकिंग लिस्ट के अंदर में जो नंबर इंक्रीज हुआ है, जो यहाँ पे 1500 के आसपास जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर में हमारी 50 यूनिवर्सिटीज़ इसका पार्ट बनी हैं। तो कैसे ये पॉसिबल हो सका, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का जो फोकस है वो रहा है, उसी का डिस्कशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो नाम है वो याद होना चाहिए। यूएस रैंकिंग किसके रिगार्डिंग में होती है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहाँ, कौन सा कंट्री ये सर्वे को निकालता है? यूनाइटेड किंगडम के वहाँ से निकलता है। इंडिया का टारगेट था कि हमारी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इन इंटरनेशनल जो रैंकिंग प्रोसेस है उसके पार्ट बने, जिससे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बूस्ट हो सके। अब आप देखिए कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे शिवनादर यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, उनका जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको ये कंसिडर करता है ये जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है? एक तो लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है कैंपस के अंदर में, कि आप वहाँ पे ऐसा ना हो कि कंटिन्यूस बुक को ही रीड करना है। लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कैसा है, लर्निंग होना चाहिए प्रॉपर में। फिर आप देखिए कि एकेडमिक रेपुटेशन कैसा है, जिसमें इंटरनेशनल जो रिसर्च हैं वो कितना कैरी आउट होती हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर में काफ़ी सारे रिसर्च आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट पिछले कुछ समय से वहाँ पे भी न्यूज़ के अंदर में काफ़ी कुछ हुआ करता है कि रिसर्च पेपर है उसे डिस्टेंस कर लिया गया, अशोका के जो प्रोफेसर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, ऐसे कुछ इंसिडेंट में वो भी सामने आए थे। डाइवर्सिटी का भी एक कंसिडरेशन किया जाता है, स्टूडेंट का आउटकम कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर का प्रेजेंस कैसा है, ऐसे अलग अलग पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे रैंकिंग फ्रेमवर्क को कैरी आउट करता है। एग्जाम के रिगार्डिंग में आपको यही पता होना चाहिए कि ये किसके रिगार्डिंग में है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। फिर आप देखिए कि तिब्बतियन जो रिलीजियस गुरु हैं, और तिब्बतियन आप देखिए कि इनको एज ए किंग के रूप से भी कंसिडर किया जाता है। दलाई लामा है, दलाई लामा बेसिकली एक पोस्ट है। तो दलाई लामा के द्वारा एक वहाँ पे रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनका एक मीटिंग कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर में उनके द्वारा कहा गया है कि नेक्स्ट जो दलाई लामा जो आएंगे, नेक्स्ट दलाई लामा जिनका उन्होंने पहले मना कर दिया था, तो इनकारनेशन का जो प्रोसेस है कि पुनर्जन्म होगा, कि बुद्धि जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है उसमें कंसीडर किया जाता है, तिब्बतियन बुद्धिज्म में कंसीडर किया जाता है कि दलाई लामा जो पोस्ट है उनका पुनर्जन्म होता है, उनका डेथ के बाद में फिर से उनका जन्म होता है, और एक चिल्ड्रन है उसको खोजा जाता है, एक कमेटी बनती है। आप देखिए कि दलाई लामा का जो उनके द्वारा एक लेटर लिखा जाता है उनके लाइफ पीरियड के दौरान में ही, आफ्टर डेथ के बाद में उनका जो लेटर है वो खोजा जाएगा कि कहाँ पे उनका जन्म होगा, कुछ सिंबल्स वो उसके अंदर में बताया करते हैं। फिर उसके बाद में इनका जब डेथ के बाद में जो इनका एक स्मोक का जो कंसिडरेशन भी किया जाता है, जो कि आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगा कि नया पोप का जो इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो स्मोक का जो कलर है उसके ऊपर में डिसाइड किया जाता है।
तो इनका जो स्मोक है वो बेसिकली किस डायरेक्शन के अंदर में गया है, वहाँ पे जो नए जो चिल्ड्रंस वहाँ पे बोर्न हुए हैं उस समय में कुछ टाइम पीरियड के अंदर में, उन चिल्ड्रंस को आप देखिए कि कुछ सिंबल्स हैं वो शो किए जाएंगे, दलाई लामा के कुछ सिंबल उनको दिखाए जाएंगे। अगर जो चिल्ड्रन उसको कंसिडर कर पाता है, उस कमेटी को लगता है कि ये यहाँ पे हमारे जो नए रिलीजियस गुरु हैं वो हो सकते हैं। तो अर्लियर फेज के अंदर में इनके द्वारा डिनाई कर दिया गया था कि दलाई लामा है वो पोस्ट इनके बाद में नहीं रहेगा, और वो इस पोस्ट को डिसकंटिन्यू करने के रिगार्डिंग में थे। तो स्टूडेंट्स अब उनके द्वारा कहा गया है कि पोस्ट कंटिन्यूस रहेगा। क्या ओनली तिब्बत का रीजन है या चाइना का रीजन है वहाँ से ही दलाई लामा को जो खोजा जाता है? नहीं स्टूडेंट, थर्ड जो दलाई लामा थे वो मंगोलिया से थे। इनके द्वारा कहा गया कि हो सकता है कि नेक्स्ट दलाई लामा है वो कोई वुमेन हो, या हो सकता है वो इंडिया से बिलोंग करते हों। तो इस काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे इनके स्टेटमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है वो रहे हैं। क्या इनके द्वारा तिब्बत का जो इंडिपेंडेंस है उसके रिगार्डिंग में भी इनका डिमांड है? यस स्टूडेंट, 2010 से पहले इनका डिमांड था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो रहे। चाइना ने जो 1959 के समय उसको अनेक्स किया। अब आप देखिए कि 2010 के बाद में इन्होंने अपना स्टेटमेंट है वो चेंज किया है। स्टेटमेंट के अंदर में उनको उनके द्वारा कहा गया कि एक ऑटोनॉमी है वो प्रोवाइड किया जाए, स्पेशल जो राइट्स हैं, जो तिब्बत को स्पेशल राइट्स हैं वो रहें वहाँ पे। लासा उसका मेन सिटी है, तिब्बत का जो मेन सिटी है लासा। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट दलाई लामा का पोस्ट के रिगार्डिंग में, चाइनीज का क्यों इंटरेस्ट है? चाइनीज का इंटरेस्ट इस वजह से है कि अगर जो हाईएस्ट रिलीजियस पोस्ट है तिब्बत का, उसी को ही अगर आप देखिए उनके द्वारा उन्हीं के जो फेवरेट पर्सन है उनको वहाँ पे बिठा दिया जाता है, तो उसके बाद में उनको किसी भी तरीके से तिब्बत का जो चाइना का पार्ट है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेनली फिलोसफी तो यही है। नेक्स्ट आप देखिए कि दलाई लामा के अंडर में जो पोस्ट हुआ करता है वो पंचम लामा जिसको हम बोला करते हैं, पंचम लामा है जिनको हम बोला करते हैं। तो एक 1995 के समय एक पर्सन है, एक चिल्ड्रन है जिनको कि पंचम लामा के रूप से रिकॉग्नाइज कर दिया गया था कमेटी के द्वारा। और चाइनी फिर उसके बाद में आप देखिए कि उनको उनका किडनैप कर लिया गया। अभी तक उनका प्रेजेंस का पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। तो इस तरीके से अपना फेवरेट पर्सन को बिठाने के रिगार्डिंग में कंट्रीज का यहाँ पे लोड्स ऑफ इश्यूज हैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी रिगार्डिंग में। तो ये दलाई लामा के बारे में हमने देखा। यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यूएस का जो आर्म सप्लाई है, यूक्रेन रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में जो कंटिन्यूस न्यूज़ में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जीनोम सिक्वेंसिंग के थ्रू बताया गया है कि जो सिंहाला कम्युनिटी है, सिंहाला कम्युनिटी कहाँ पे है? श्रीलंका के अंदर में। श्रीलंका 1948 के समय इंडिपेंडेंस को अचीव करता है। इंडिपेंडेंस के बाद में सिंहाला कम्युनिटी के द्वारा सिंगली लैंग्वेज है वो बोला करते हैं। 1956 के समय इसको ऑफिशियली लैंग्वेज बना दिया गया। सिंगलीज लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, एजुकेशन के अंदर में प्रेफरेंस दिया जाने लगा। और तमिलियन जो स्पीकिंग पर्सन जो नॉर्दर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट के अंदर, कुछ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में रहा करते हैं तमिलियन स्पीकिंग पीपल, वो यहाँ पे अपना एक प्रोटेस्ट करते हैं, एलिनिएशन को फील करते हैं, और उनके द्वारा फिर ईलम बनाया जाता है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, जो कि एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन होता था जो कि गन के थ्रू अपना पावर को कैप्चर करने का कोशिश किया करता था। तो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम के जो लीडर हैं उनको 2009 के समय एलिमिनेट कर दिया गया था। फिर उसके बाद में कंटिन्यूस लिटिल बिट पीस का वहाँ पे माहौल है। नॉर्दर्न पार्ट का जो रीजन है उसको जाफना के नाम से जानते हैं। पर तमिलियंस तो आप देखिए कि इंडिया से ही माइग्रेट किए गए कॉलोनियल एरा के समय, बट अब यहाँ पे जो जीनोम सिक्वेंसिंग के थ्रू पता लगा है कि सिंगालेज हैं उनका भी माइग्रेशन इंडिया से ही रहा है। फिर यहाँ पे डस्ट के बारे में है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि PM 2.5 काफ़ी ज़्यादा बारीक हुआ करते हैं और जो हेल्थ को इम्पेक्ट करते हैं। तो मून का जो डस्ट है, अर्थ का जो डस्ट है, उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है। एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, वन काइंड ऑफ यहाँ पे उस पॉइंट के रिगार्डिंग में जो थ्योरीज हैं उसको डिस्कस किया गया है। यहाँ पे यूएस का कुछ इंटरव्यू के रिगार्डिंग में कुछ डिस्कशन है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। वियतनाम के बारे में है, वियतनाम के अंदर जो टैरिफ हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं यूएस का अगर कोई डील एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर लीडर हैं जिनको कि 22 आवर्स के आसपास अकेले में जो जेल के अंदर में रखा करते हैं, ऐसे उनकी पार्टी के लोगों का कहा गया है। और माइक्रोसॉफ्ट नाम का जो कंपनी है वो भी आप देखें कि यहाँ पे जॉब से लोगों को निकाला जाएगा उनके द्वारा भी।
तो हर एक कंपनी का कुछ टारगेट ईयर होता है, कुछ टारगेट्स हुआ करते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर में इसी वजह से आप देखिए कि मोर गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं कि जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। बट ये अगर हम बात करें जो टेक का जो कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी का है, वहाँ पे स्किल का रिक्वायरमेंट भी मोर इम्पोर्टेंट है। आपको समय के साथ में अपना स्किल है उसको अपग्रेड करना होता है। बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल लीडर है फॉर्मर, उनको यहाँ पे कुछ मंथ का जेल किया गया है, सेंटेंस किया गया है कोर्ट के अंदर में। और ईरान के द्वारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उससे अपने जो रिलेशंस हैं वो उनको आप देखें कि उससे एग्जिट हैं वो किए हैं। 1957 के समय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो सेटअप हुआ था। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है स्टूडेंट्स? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, और सॉरी ऑस्ट्रिया का सिटी है, वहाँ पे सिचुएटेड है। 2005 के समय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को नोबल पीस प्राइज है वो भी दिया गया था। क्या दलाई लामा को भी नोबल पीस प्राइज मिला है? यस स्टूडेंट्स, इनको भी जो नोबल पीस प्राइज है वो मिला है। क्या इंडिया से भी किसी पर्सन को नोबल पीस प्राइज मिला है कभी? आप देखिए कि कैलाश सत्यार्थी हैं और मलाला यूसुफजई हैं, इन दोनों को जॉइंट वे के थ्रू जो नोबल पीस प्राइज है वो मिल चुका है। फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको नोबल प्राइज मिला था? वो लिटरेचर में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि का राइटिंग की वजह से। फिर हमारे सीवी रमन साहब हैं जिनको कि फिजिक्स के अंदर में मिलता है रमन इफेक्ट की वजह से, जो आप ऑप्टिक्स के अंदर में रीड करते हो उनका रमन इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से हम साइंस डे है जिसको कि 28 फरवरी को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।